नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, वचन का धनी पार्ट 2। जैसे ही वे नौबतपुर में अपने महल के बाहर पहुंचा, युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलवाया है। महाराज ने मुझे इस समय दरबार में बुलवाया है, लेकिन क्यों? कारण तो मुझे नहीं पता है युवराज। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं वस्त्र बदलकर शीघ्र ही दरबार में पहुंचता हूँ। सेवक को यह आदेश दे विजय रंजन अपने वस्त्र बदलने अपने महल में चला गया। वस्त्र बदलकर वह तुरंत ही दरबार में पहुंचा। अरे, यह तो वही साधु है जिसको मैंने वन में थप्पड़ मारा था। तो क्या यह साधु वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आया है? विजय रंजन राजा चित्तरंजन के सम्मुख जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, ये साधु तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इनको थप्पड़ मारा है? सुनकर विजय रंजन सकपकाया। जी पिताजी महाराज, मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? चित्तरंजन की भुगटी तन गई। पिताजी महाराज, इस साधु ने मुझे हिरण का शिकार करने से रोका था और मुझसे उद्दंडता से पेश आया था, इसलिए ही मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा था। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उद्दंडता है? क्या किसी निरीह जानवर के बचाव में बोलना उद्दंडता है? विजय रंजन से चित्तरंजन के प्रश्नों का उत्तर देते न बना। यह देखकर चित्तरंजन ने उससे कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य साधु का अपमान किया है, इसलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इस साधु से अपने कृत्य की क्षमा मांगो। पिताजी महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज, इस साधु को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है। तुम्हें इस साधु से क्षमा मांगनी होगी। पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। अब तो इस साधु से क्षमा मांगनी ही होगी। मन ही मन क्रोध में कांपते हुए विजय रंजन ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, साधु महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दो। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वह करके दिखा दिया है। अब मेरे दिल को चैन मिला है। विजय रंजन पर विजयी दृष्टि डालकर साधु दरबार से निकल गया। विजय रंजन भी क्रोध में पल खाता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंचा। आज भरे दरबार में पिताजी महाराज ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण साधु से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक सेवक ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। युवराज, प्रधानमंत्री सर्वजीत आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। सुनकर वह चौंका। प्रधानमंत्री सर्वजीत इस समय मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या कारण हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर उसने सेवक को आदेश दिया, जाओ, प्रधानमंत्री जी को आदर सहित हमारे कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा युवराज, कहकर सेवक कक्ष से निकल गया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री सर्वजीत विजय रंजन के कक्ष में थे। आइए प्रधानमंत्री जी, बैठिए। बैठने के पश्चात, अब बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इस समय मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? युवराज, इस समय मैं आपके पास केवल खेद प्रकट करने आया हूँ। खेद? किस बात का खेद प्रधानमंत्री जी? युवराज, आज भरे दरबार में महाराज ने जिस प्रकार आपका अपमान किया था, उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। एक साधु से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने ठीक नहीं किया युवराज। प्रधानमंत्री जी, हमें उस घटना की याद न दिलाइए। जैसे भी हो, हम उस घटना को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है युवराज, यदि ऐसी बात है तो अब इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, सगा सगा होता है और सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। यदि आप महाराज के सगे बेटे होते तो महाराज कभी भी आपके साथ अन्याय न करते। प्रधानमंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। बस बस युवराज, ज्यादा पढ़ाई न कीजिए महाराज की। देख लिया आज तुम्हारे प्रति उनका स्नेह। युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वो कैसे प्रधानमंत्री जी? महाराज के खिलाफ बगावत करके। यह क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं महाराज के खिलाफ बगावत करूं? लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक तो तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे, दूसरे तुम आसानी से नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक न एक दिन तो मुझे मिलने ही वाली है, फिर मैं उसे बगावत करके क्यों हासिल करूं? युवराज, बहुत भोले हैं आप। जरा यह तो सोचो, जब महाराज अकारण ही भरे दरबार में आपका इस प्रकार अपमान कर सकते हैं, वे समय आने पर आपके स्थान पर किसी दूसरे को भी तो राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री जी,
आपकी बात हमें जच रही है। बताइए हमें क्या करना होगा। युवराज, महल के समस्त सेवकों व सैनिकों को तो मैं अपने साथ मिला चुका हूँ, बस आपके हाँ कहने की देर थी। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना समझाने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने अच्छी बनाई है, तो चलिए युवराज, इसी समय चलकर योजना को कार्यान्वित करते हैं। तब वे दोनों चितरंजन के महल की ओर चल दिए। जब वे चितरंजन के कक्ष में पहुंचे तो रात हो चली थी और चितरंजन शैया पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। विजय रंजन और प्रधानमंत्री सर्वजीत दोनों एक साथ। चितरंजन चौंक कर शैया पर उठ बैठा। सर्वजीत और विजय रंजन शैया के पास पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज आप मेरा अपमान करके चैन की नींद सोने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? युवराज, तुम्हारे कथन से अभद्रता टपक रही है। तुम इतने उद्दंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिता से किस प्रकार बात की जाती है? पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। विजय रंजन, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, कान खोलकर सुन लो। आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। प्रधानमंत्री जी, लगता है विजय रंजन का दिमाग फिर गया है, तभी यह इस प्रकार की अनर्गल बातें बक रहा है। सुनकर प्रधानमंत्री हंस पड़ा। महाराज, दिमाग युवराज का नहीं अपितु आपका फिर गया लगता है, तभी तो आप जानकर भी वास्तविकता को नहीं पहचानना चाह रहे हैं। युवराज जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ओह, तो तुम भी विजय रंजन के साथ मिले हुए हो प्रधानमंत्री जी। मैं अभी तुम दोनों का इंतजाम किए देता हूँ। क्रोध में कांपते हुए चितरंजन ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, अरे कोई है? हा 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 हा। तुरंत ही 4 सैनिक कक्ष में आए। चितरंजन ने उन्हें आदेश दिया, इन दोनों दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर भी सैनिक चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? चितरंजन, अब ये तुम्हारे नहीं अपितु हमारे सैनिक हैं। आप ये हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितरंजन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो अभी सबूत भी दिए देता हूँ। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर चितरंजन को पकड़ लिया और उसे खींचकर कक्ष से बाहर ले जाने लगे। विजय रंजन, तू भी इस दुष्ट सर्वजीत के साथ मिल गया है। याद रख, एक दिन तुझे अपने इस कृत्य पर पछताना पड़ेगा। वो दिन आने तो दो महाराज। चितरंजन विजय रंजन की बात का कुछ जवाब देता, इसके पहले ही सैनिक उसे कक्ष से बाहर ले गए। तत्पश्चात, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। इतनी जल्दी यह सब कुछ हो जाएगा, इसका तो मुझे गुमान भी न था। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंचाई। यह देखकर, युवराज, तमाम सैनिकों और सेवकों को तो हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में और लेना है। तत्पश्चात शीघ्र ही आपको नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री सर्वजीत ने दरबार में घोषणा की। बड़े दुख के साथ घोषणा की जाती है कि कल रास्ते महाराज चितरंजन का कोई अता पता नहीं है। सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए तो शयन कक्ष रिक्त पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना कहे कहाँ चले गए हैं। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। यह घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा था। इधर कारागार में कैद चितरंजन सोच रहा था, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया है तो वह मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वे दोनों अपनी चाल में सफल हों, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। चितरंजन महल के सभी गुप्त रास्तों से परिचित था। वह उठा और उसने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मारे। अगले ही पल चितरंजन उस गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो गया। तत्पश्चात उसने पुनः दीवार पर 5 मुक्के मारकर रास्ते का द्वार बंद कर दिया। अब चितरंजन शीघ्रता से गुप्त रास्ते में आगे की ओर बढ़ चला। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार चोरों की भांति नौबतपुर से जान बचाकर भागना होगा। कुछ देर बाद ही वह गुप्त रास्ते से होता हुआ नगर से बाहर एक वन में जा निकला। उधर कारागार के रखवाले सैनिकों ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी, प्रधानमंत्री जी, महाराज चितरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? हम ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ओह, लगता है चितरंजन किसी गुप्त रास्ते से निकल भागा है।
वह सोचने लगा, चितरंजन भाग गया है तो कोई बात नहीं है, अब मुझे अपनी बनाई पूर्व योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इस घटना के 10वें दिन सर्वजीत अपनी पत्नी चारुलता से बोला, चारू, मैं कल विजय रंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाला हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप विजय रंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाले हैं? लेकिन आप तो स्वयं नौबतपुर के राजा बनने की बात कह रहे थे, फिर अचानक यह परिवर्तन क्यों? चारू, बहुत भोली हो तुम, सियासत की बातों को भला तुम क्या जानो? देखना कल भरे दरबार में मैं क्या चाल चलने वाला हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।